हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने-अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बात करते हैं वीडियो की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो वन प्लस नॉर्ड है, इसका जो हाइप था वो काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट लॉन्च होने से काफ़ी समय पहले से ही इस फ़ोन का जो हाइप था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था और हम सोचते थे कि क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, किस प्राइस में होगा, कैसा डिज़ाइन होगा। लेकिन लॉन्च होने के बाद मुझे लगता है कि इसका हाइप बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है और इस वन प्लस नॉट को भी मैं पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो अब काफ़ी कुछ जान गया हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो अब आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, ये तो देखिए आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन में मुझे क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिली हैं, क्या चीज़ें बुरी देखने को मिली हैं। तो उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। तो आज का ये वीडियो एक तरीके से फुल रिव्यू होने वाला है वन प्लस नॉट का। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस डिवाइस के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्राइस के साथ में। तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो लगभग 25,000 रुपये का है, जहाँ पे आपको 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने को मिलता है। हालांकि वो अभी तक सेल में नहीं आया है, वो आपको मिलेगा सितंबर में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक 28,000 का मॉडल देखने को मिल जाता है, एक 30,000 रुपये का है, जहाँ पे आपको 8 GB और 128 GB और 12 GB और 256 GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये का प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो प्राइस है ये आप कह सकते हैं फ्लैगशिप किलर का जो प्राइस होता है, मतलब आपको लगभग फ्लैगशिप वाले फीचर देखने को मिलने चाहिए। जी हाँ, इस प्राइस में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे, इस बेसिस पे ही हम इस वन प्लस नॉट के बारे में बात करेंगे कि क्या यह फ़ोन इस प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फ़ोन की डिज़ाइन के साथ में। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है दोस्तों, अगर आप वन प्लस का फ़ोन ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी वन प्लस की तरह है। इनफैक्ट यहाँ पर मेरे पास है ये ओप्पो रेनो 3 प्रो, जो कि दिखने में बिल्कुल सेम लगता है वन प्लस नॉट के। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर डिज़ाइन है ओप्पो रेनो 3 प्रो और वन प्लस नॉट का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ओप्पो ने इस फ़ोन को बनाया है। हालांकि वन प्लस के सारे फ़ोन ओप्पो ही बनाता है, लेकिन वन प्लस का जो डिज़ाइन लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इस बार जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल ओप्पो की फ़ोन की तरह है। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप वन प्लस का लोगो लेकर कोई ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इसी तरीके का देखने को मिलता है। हालांकि हाँ, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। जी हाँ, ओप्पो रेनो 3 प्रो से भी, और अगर मैं कंपेयर करता हूँ किसी और फ़ोन से भी, क्योंकि यहाँ पर आपको रियर साइड में भी ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रेम्स की, तो वो आपको प्लास्टिक के ही देखने को मिलते हैं। जबकि इस प्राइस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एल्यूमिनियम या फिर मेटल फ्रेम देखने को मिले, तो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसे और थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था। हालांकि डिज़ाइन की बात करता हूँ तो वो भी अच्छा है, लेकिन जो हमें वन प्लस का डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलता था पहले वाले फ़ोन्स में, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन आपको इन हैंड फील में देखने को नहीं मिलने वाला। अगर हम बात करते हैं दोस्तों डिज़ाइन में कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको 2 सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, मतलब आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नीचे की तरफ हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें 3.5 जैक देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा साइड में आपको ऑलरेडी स्लाइडर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है। तो एक अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट फुल व्यू एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे होने वाला है। हेड और चेन की साइज़ की बात करते हैं या फिर बेजल साइज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ये नैरो बेजल्स हैं। तो फ्रंट साइड के डिज़ाइन में मुझे कोई भी इशूज़ नहीं है। इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आता है। लेकिन बैक डिज़ाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे किए गए हैं। तो फ्रंट साइड की डिज़ाइन में मुझे ऐसे कोई भी इशूज़ देखने को नहीं मिले हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो 6.44 इंचेस का स्क्रीन साइज़ है। और हाँ, यहाँ पे फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले हमको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी कमाल का है, मुझे कोई भी इशूज़ देखने को नहीं मिले, ना ही ब्राइटनेस को लेकर, ना ही कलर्स को लेकर। इसका डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे दिया गया है। और मुझे यहाँ पर कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिले हैं। ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, ये बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, और ये बहुत ही स्मूथ तरीके से काम कर रहा था। कुछ एक वीडियोस मैंने देखी जहाँ पे बताया गया कि ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। हालांकि मुझे ऐसे कोई भी इश्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। अगर दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले में स्क्रीन ब्लीडिंग के या फिर जो कलर टिंट हो जाता है उसके इश्यूज़ के, जो कि काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर हैंडसेट में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी लॉट में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मेरे
फ़ोन में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, और अगर है भी तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है जिसे हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्प्ले में देखिए मुझे तो कोई इश्यूज़ देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो कमाल की है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलने वाला है। और हाँ, अगर 25,000 रुपये की प्राइस में अगर आप देखते हैं तो ऐसा डिस्प्ले किसी और डिवाइस में नहीं है। चाहे हम बात करते हैं Redmi K20 Pro की, क्योंकि वहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो है लेकिन हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ Realme X3 की, तो वहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल नहीं है, हालांकि वहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, ना यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। तो मुझे डिस्प्ले से कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। 5G इनेबल चिपसेट है तो ये अच्छी बात है। हालांकि इंडिया में 5G नहीं है तो इसके लिए हमें कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये 5G रेडी फ़ोन है। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, इनफैक्ट जो मिड रेंज के डिवाइस होते हैं, जैसे कि हम पोको X2 की बात कर लेते हैं या फिर Realme X2 की बात करते हैं, जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 760G चिपसेट देखने को मिलता था, तो वो उससे थोड़ा सा बेटर काम कर रहा था OnePlus Nord। जी हाँ, सिर्फ इतना ही डिफरेंस मुझे देखने मिला। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस प्राइस के दूसरे फ़ोन के साथ में, जैसे कि Realme X2 Pro के साथ में, या फिर Realme X3 के साथ में, या फिर Redmi K20 Pro के साथ में, जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज़ वाले चिपसेट देखने को मिल जाते हैं, चाहे उसमें फिर स्नैपड्रैगन 855 हो, 855 प्लस हो, या फिर कोई और ऊपर का चिपसेट हो, तो उनके कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस था इसका वो काफ़ी ज़्यादा कम था। क्योंकि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो फ्लैगशिप किलर वाली पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 8 सीरीज़ के चिपसेट देखने को मिल जाएँ, और मिल नहीं जाएँ, हमें मिलते भी हैं, हमें काफ़ी सारे डिवाइसेस में देखने को मिलते भी हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Realme X2 Pro की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Redmi K20 Pro की, या फिर हम बात कर रहे हैं Realme X3 की, या फिर अगर हम थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे 30,000 रुपये का जो फ़ोन है इसका, उसमें हम 2-3 हज़ार रुपये और एक्सटेंड करेंगे तो हमें iQ3 मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ में आता है। तो अगर हम ऐसे सारे फ़ोन से इसको कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि इसका फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करते हैं लगभग 20,000 वाले फ़ोन से, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंक्लूज़न है परफॉर्मेंस का वो यही है कि नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसा ही परफॉर्मेंस हमें लगभग 20,000 रुपये के फ़ोन में देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट है तो ये 5G रेडी फ़ोन है, तो ये अच्छी बात है कि अगर आप 2-3-4 साल के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो आपको फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऑलरेडी एक 5G डिवाइस देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप ज़रूर इस फ़ोन को सोच सकते हैं। और हाँ, इसका जो ऑक्सीजन OS है वो तो नो डाउट कमाल का ही है। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पर जो हमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो भी ऑक्सीजन OS की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाने में। तो ऑक्सीजन OS नो डाउट कमाल का है। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा और लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब बात आती है दोस्तों कैमरा की, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और हाँ, यहाँ पर आपको OIS भी देखने को मिल जाता है, जो कि वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब दोस्तों कैमरे के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताने वाला हूँ, घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा, कि ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं इस प्राइस के हिसाब से मुझे लगता था कि इससे अच्छी इमेज हमको देखने को मिल सकती हैं। चाहे हम बात कर लेते हैं डिटेलिंग को लेकर, चाहे हम बात कर लेते हैं सैचुरेशन को लेकर, या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, मैंने यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वैसा रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो कैमरा सेटअप है, हालांकि हम कैमरा सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि OnePlus की जो इमेज प्रोसेसिंग होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो OnePlus Nord में कहीं ना कहीं मिसिंग है और हमें बहुत अच्छे इमेजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि OnePlus इसे फिक्स कर सकता है, OnePlus इसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि अगर इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है कैमरा में, तो फिर OnePlus 8 को कौन खरीदेगा, या फिर जो OnePlus 7T है उसको कौन खरीदेगा। इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं लोअर वाले वर्जन में, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तभी तो जो अपग्रेड वाले फ़ोन हैं या अपग्रेड वाले जो मॉडल हैं OnePlus के या फिर किसी भी ब्रांड के, उनकी तरफ जाया जा सकता है।
तो कुछ ऐसे ही हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पोर्ट्रेट इमेजेस भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक सी थी। मैक्रो सेंसर तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। और अगर मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड सेंसर की, तो कुछ इस तरीके के आप इमेजेस ले सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, तो हमें 32+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और इसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छी इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो नो डाउट सेल्फी कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन बैक कैमरा में, रियर कैमरे में कुछ इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। और हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वीडियोज़ की, तो 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 FPS के साथ में। OIS का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टेबल वीडियोस हैं। वीडियोस के लिए मुझे कहीं पे भी कंप्लेन देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट फ्रंट कैमरे में भी आपको EIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी स्टेबल वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो 4115 mAh का बैटरी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन की बैटरी को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, अच्छा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप इस फ़ोन को एक दिन तक पूरा नहीं चला सकते, आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि इस फ़ोन को मैंने 2 दिन एज ए प्राइमरी फ़ोन यूज़ किया था, तो मुझे करीब 2 बार चार्ज करना ही पड़ा। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप एक दिन तक फ़ोन को नहीं चला सकते। लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत ही कम यूजेस है तो फिर भी आप एक दिन तक चला सकते हैं। लेकिन हाँ, इस फ़ोन की जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको कमाल की देखने को मिलती है। इस फ़ोन ने 1 घंटे और 4 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर लिया था 0 to 100%। वॉप चार्जिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि 30 वाट की आती है। तो आप इसे बहुत जल्दी चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा चार्ज करना ही पड़ेगा अगर आपका यूजेस थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो। चलिए अब जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। सिक्योरिटी में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट था। कहीं से भी आपको कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी। फेस अनलॉक का फीचर भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, कहीं से भी आपको कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की, तो जो स्पीकर है सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, कोई भी स्टूडियो स्पीकर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं था। जी हाँ, बहुत ही आप कह सकते हैं नॉमिनल वाला साउंड आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो स्पीकर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन हाँ, जब मैंने इसे कनेक्ट किया किसी हेडफोन के साथ में या फिर किसी ईयरबड्स के साथ में, तो वहाँ पे मुझे अच्छा साउंड सुनने को मिला। लेकिन जो स्पीकर्स थे उसमें मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से मुझे देखने को मिले। चलिए अब चलते हैं कंक्लूज़न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको OnePlus का फ़ोन लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप OnePlus के अलावा कुछ और फ़ोन भी देख सकते हैं इसी प्राइस में, तो मुझे लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे काफ़ी कम प्राइस में हमें देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट हमें इतने सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इस फ़ोन का डिज़ाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया इस फ़ोन का कैमरा, इस फ़ोन का परफॉर्मेंस, या फिर अगर मैं बात करता हूँ बैटरी, तो ऐसी सारी चीज़ें हमें लगभग 20,000 रुपये की प्राइसिंग में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। 5G नहीं मिलेगा, इस बात को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कुछ एक चीज़ों में तो यह फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ एक चीज़ों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ऐसे ही जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो कम प्राइस में भी अवेलेबल हैं, और इसी प्राइस में आपको परफॉर्मेंस दूसरे फ़ोन्स में अच्छा देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें और भी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, जैसे कि यहाँ पर आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है या फिर मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो यहाँ पर करने पड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको दूसरे फ़ोन्स में देखने को ना मिले। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर डिसाइड करना है कि क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, खैर ये तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको हॉनेस्टी के साथ में बताने की कोशिश की कि इस फ़ोन में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, क्या आप इस फ़ोन को खरीदने वाले हैं या फिर नहीं। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।